अच्छा, इसी से रिलेटेड आपका एक चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट नंबर 4। दिस इज़ चेक पॉइंट 4। ये आप लोगों ने एक दफ़ा देखना है, ठीक है। तो ये इसी टेबल से रिलेटेड है ये। उसमें भी आपको 3 4 पाथ्स दिए हुए हैं और उसमें आप लोगों ने कैलकुलेट पीवी डायग्राम दी हुई है और आपने उसमें इंटरनल एनर्जी को रैंक करना है कि किस पाथ की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। और इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो यही वाला यूज़ करना है जो कि मैंने यहाँ पे भी किया है, यूजिंग दिस इज़ ये इंटरनल एनर्जी वाला फार्मूला, ठीक है। अब जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा वहाँ पे ये वाली चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ ये रह जाएगी। अब ये आपने देखना है कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे कम हो रही है, उसके मुताबिक आपने रैंक करना है इन सारे पार्ट्स को जो चेक पॉइंट नंबर 4 में। ओके देन इसके बाद जो है हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम है, वो सैम्पल प्रॉब्लम में हमने मोनोटॉमिक गैस और इसको कैलकुलेट करना है। हमें एक मोनोटॉमिक गैस गिवन है, उसमें हमने लाइक हीलियम और हाउ मच एनर्जी इज एडेड टू द हीलियम एज हीट ड्यूरिंग द इंक्रीज एंड एक्सपेंशन। क्वेश्चन आप सारा पढ़ लीजिएगा। इसमें 5 मोल ऑफ हीलियम एट हीलियम गैस ली गई है विच इज सबमर्ज्ड एट अ सर्टेन डेप्थ इन लिक्विड वाटर व्हेन द वाटर अंडरगोज अ टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ 20 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर। बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिखा हुआ है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। जब कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है तो उसमें आपको पता चल जाना चाहिए कि आपने सी पी वाली बात करनी है, नॉट सी वी। और उसको यूज़ करते हुए आपने हीट कैलकुलेट करना है। तो हीट का फॉर्मूला क्या होगा जो कांस्टेंट प्रेशर के लिए होगा, एन सी पी डेल्टा टी। अब एन क्या चीज़ है हमारे पास और सी पी क्या चीज़ है ये हमें नहीं पता। तो लेकिन आपको सी वी ज़रूर गिवन है। तो आपने क्या करना है, इसको यूज़ करना है। गिवन तो नहीं है लेकिन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो किस तरीके से। सी पी इज़ इक्वल्स टू मोनोटॉमिक गैस है ना, उसकी मैंने आपको बताई हुई है। सी वी कितनी होती है, 3/2 आर होती है। और सी पी मेरे पास क्या होता है, सी वी प्लस आर होता है। सी वी की वैल्यू कितनी होती है, 3/2 आर प्लस आर। ये टोटल कितनी हो जाएगी जी, 5/2 आर। तो यहाँ से आपके पास सी पी निकल आएगा 5/2 आर, ठीक है। तो एन जो है वो आपको 5 मोल्स गिवन है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एन टाइम्स 5/2 आर डेल्टा टी। और आर जो है गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.31 जाउल्स पर मोल पर केल्विन होती है। और 5 मोल्स भी गिवन है और जो 5/2 है इसको 2.5 ले लें। डेल्टा टी आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। ये सारी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो मेरे पास जो क्यू की वैल्यू आती है वो कुछ आती है 2080 जाउल्स के करीब, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द हीलियम। अब आपने डेल्टा ई कैलकुलेट करना है। दिस वाज द हीट एंड दिस इज़ द इंटरनल एनर्जी, दिस इज़ द पार्ट बी और ये मेरे पास था पार्ट ए, ठीक है। अब इसमें उन्होंने कहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है और उसके लिए चेंज इंटरनल एनर्जी का जो तरीका है फाइंड आउट करने का। अब ये अगेन बात हो रही है किसकी, एट कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है। इस चीज़ को आपने नहीं बोलना, इसको भूलना। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है इसका मतलब वर्क डन तो होगा। तो ये मेरे पास हो गया वर्क डन किसके इक्वल, इज इक्वल्स टू पी डी वी, ठीक है। और पी डी वी को आइडियल गैस लॉ को मैं यूज़ करूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ एन आर डेल्टा टी, ठीक है। अब एन अगेन 5 मोल है, आर मेरे पास 8.31 है और साथ मेरे पास 20 जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है। इन सारों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 831 जॉल्स के करीब कोई हमारे पास वर्क डन आएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द हीलियम ड्यूरिंग द टेम्परेचर इंक्रीज। अब जितनी सारी इंटरनल एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी जितनी की जितनी होगी वो सारी हमारे पास वर्क डन के इक्वल चली जाएगी, ठीक है। जो जो जितनी भी हमारे पास इंटरनल एनर्जी में जितना भी चेंज आ रहा है गैस के अंदर वो यूटिलाइज हो रहा है उसका वर्क करने में, और वो वर्क हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। इसको आप एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग फर्स्ट लॉ, जो कि मुझे क्या कहता है, W इज़ इक्वल्स टू Q माइनस डेल्टा ई इंटरनल। और हमारे पास Q की वैल्यू पहले वाले पार्ट में हम निकाल चुके हैं विच इज़ 2080 माइनस डेल्टा ई इंटरनल जो है वो मेरे पास कितनी है,
लाइक इसको ये जो आई है मेरे पास 831, तो यहाँ से मेरे पास जो वर्क डन है वो भी कैलकुलेट करें तो वो कितना आ जाएगा, 12461.5। ठीक है, ये मेरे पास, इसको हम फर्दर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। यानी हमने एक तरह से क्यू और इंटरनल एनर्जी दोनों को यूज़ करके भी वर्क डन उसका बता दिया है। तो लाइक ये मेरे पास वर्क डन नहीं आएगा बेसिकली, ये मेरे पास हीट की फॉर्म आएगी। अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो होगा 2080 माइनस 1241,246.5 और वो उतनी ही बनेगी 831। ठीक है, इसको इस तरीके से करना चाहते हैं, इस तरीके मतलब इस फॉर्म में ये मेरे पास क्यू आएगा और इस फॉर्म में ये मेरे पास वर्क डन आएगा। ठीक हो गया। तो यानी कि मैंने एक तरह से ये जो एनर्जी है, क्यू नहीं सॉरी, दिस इज़ द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, क्यू में से इंटरनल एनर्जी को माइनस किया, क्यू से इंटरनल एनर्जी को माइनस किया तो वर्क डन आ गया। ठीक है, तो ये, और अगर मैं इसको में से माइनस करूँ 2080 में से, क्यू में से वर्क डन को माइनस करूँ तो इंटरनल एनर्जी आ गया, और वर्क उसमें से क्यू में से अगर मैं इंटरनल एनर्जी को माइनस करूँ तो वर्क डन आ गया, जैसे भी आप इस चीज़ को कंसिडर करना चाहें। ठीक है, तो ये हमारे पास वो हो गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, विच इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि और ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, जो मैंने पहले टेबल बनाया था ना, इस टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज़ मैंने आपको लिख के बताई हैं मोनोटॉमिक डायटोमिक की। मोनोटॉमिक तक की बात ठीक थी, लेकिन जब डायटोमिक पे आए बात की तो वहाँ पे ये वैल्यूज़ उस तरह से सेम नहीं निकली। ये जिस तरीके से यहाँ लिखी हुई थी 5/2 NRT या 7/2 NRT, डायटोमिक के लिए वो वैल्यूज़ गलत हो गई। तो वो गलत कैसे, एक्सपेरिमेंटली जब चेक किया गया तो एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए जब चेक किया गया कि क्या मसला था, तो वहाँ पे देखा गया कि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज़ है, जैसे एक हीलियम एटम है, वो सिंगल एटम है, उसके पास कितने फ्रीडम है कि वो मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो वो या तो यूँ ट्रांसलेट करेगा, यानी वो एक वक्त में एक एक्सिस के अलॉन्ग ट्रांसलेट करेगा, जिसको हम ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं। लेकिन जब हम डायटोमिक के लिए बात करते हैं तो हमने जैसे बोला कि वो जैसे ऑक्सीजन है, इज डायटोमिक गैस, तो वो मेरे पास किस तरीके से मूव कर सकती है, लाइक इस तरह भी मूव कर सकती है, और अगर यूँ वाला एक्सिस ले लूँ तो यूँ भी मूव कर सकती है। ठीक है, ये यूँ भी मूव कर सकती है और ये यूँ भी मूव कर सकती है, दोनों उसके पास ऑप्शन है मूव करने के लिए। तो उसकी डिग्री ऑफ, ये उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इस तरीके से अगर मीथेन गैस की बात करूँ तो मीथेन गैस कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनता है। मीथेन का आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा भी होगा। यहाँ पे कार्बन एटम होता है और ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर कुछ इसका बनता है यूँ करके। ये तो ये बाकी सारे हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, और इसकी भी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ये पॉलीटॉमिक गैसेस होती हैं, इनकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होती है। वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके चेक करते हैं किस तरीके से। अच्छा, अब जब ये कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट आया तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी का फार्मूला भी बदल गया। अब वो जो फार्मूला पहले लिखा जाता था CV इज इक्वल्स टू, जल्दी से फट से हम लिख देते थे कि जो CV होता है, CV इज इक्वल्स टू 3/2R। अब इस तरीके से नहीं लिखना, अब हमने इसको लिखना है CV, दिस इज़ नॉट दिस वे, CV इज इक्वल्स टू F टाइम्स 1/2R। ठीक है, अब F क्या है, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर तो वो 3 ट्रांसलेशन एक्सिस में सिर्फ XYZ में जा रहा है तो F यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो वो मतलब F पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये F के अकॉर्डिंगली हम जाके चेक करते जाते हैं किस तरीके से ऐसे होता है। जैसे अब हीलियम की मैं बात करती हूँ, मोनोटॉमिक हीलियम गैस। ठीक है, दिस इज़ ए मोनोटॉमिक। तो इसमें और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाते हैं, किसमें, ट्रांसलेशन में, और रोटेशन में इसके कितने हो जाते हैं 0, और इसी तरीके से टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके कितने हो जाते हैं F। ठीक है, सॉरी 3। ठीक है, 0 3 0 और टोटल हो गए 3,
और जो सी वी होगा इसका कांस्टेंट वॉल्यूम, सी वी जो मैंने इधर लिखा है, तो 3F कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा 3/2R। और जो सी पी होता है वो कितना होता है, प्लस सी वी प्लस आर होता है ना, CV+R, तो 3/2 प्लस आर कितना हो जाएगा 5/2R। तो ये उसका CP हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ O2 की यानी डायटोमिक की, तो वो उसमें 3 हो गए ट्रांसलेशन के, 2 हो गए रोटेशन के, टोटल हो गए मेरे पास 5। और जो CV उसका हो जाएगा वो बस 5/2R हो जाएगा। और इसी के CP कितना हो जाएगा 7/2R हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर मैं बात करती हूँ मीथेन गैस की, दिस इज़ O2 नॉट Q2। CH4 की बात करूँ तो अगेन उसमें ट्रांसलेशन 3 हो गए, रोटेशनल 3 हो गए। और रोटेशनल 3 कैसे हो गए, उसके आपको मैंने अभी स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। ये 3 एक्सिस है, ठीक है, तो 3 एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है। 3 डायमेंशन है ना, तो 3 डायमेंशन में रोटेट, 3 डायमेंशन में रोटेट भी करेगा। इस डायमेंशन में भी रोटेट कर सकता है स्ट्रक्चर, इस डायमेंशन में भी रोटेट कर सकता है स्ट्रक्चर, इस डायमेंशन में भी रोटेट कर सकता है, जो उसके 3 डायमेंशन। तो इस तरीके से उसकी रोटेशन भी 3 होगी, ट्रांसलेशन भी 3 होगी, तो इसमें टोटल में बस 6 हो गया। तो ये 6/2R हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे 3R। और 3R प्लस R मेरे पास कितना हो जाएगा 4R। तो ये मेरे पास इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक टेबल जनरेट कर लिया है। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है जिसके अंदर हमें बताया गया 1000 joules of heat to we transfer 1000 joules as heat Q to a diatomic gas। और यहाँ पे how much of 1000 joules goes into the increase of the internal energy of the amount। और हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है। ठीक है, इसको एक दफ़ा आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं होता तो मैं फिर आप लोगों को बता दूंगी। वैसे कोई इतना डिफ़िकल्ट चीज़ इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए फिर भी मैं थोड़ा सा साथ साथ देखती हूँ, हो जाता है। डेल्टा टी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के लिए जो फार्मूला हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हाँ जी, जो हमने कहना है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, इसको मैं न्यूमेरिकल एक्चुअली पूरा पढ़ना नहीं चाह रही थी कि 1000 joule as heat Q diet of the gas molecules each rotate around an internal axis but do not oscillate. How much of the 1000 joules goes into increase of the gas internal energy of that amount? How much goes into, अच्छा 1000 joules की एनर्जी वो दे रहे हैं एक डायटोमिक गैस को, और वो बता रहे हैं कि वो 1000 joules की जो इंटरनल एनर्जी है वो आगे से कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज होगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो क्यू निकालना है एट कॉन्स्ट, और सबसे अब ये देखना है हमने कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है या कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है। तो अगर तो ये कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, यस, विद द प्रेशर हेल्ड कांस्टेंट, तो हम क्यू का जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो कौन सा करेंगे, क्यू इज़ इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है, और जब हम सी पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो डायटोमिक है तो वो कौन सा यूज़ करेंगे 7/2R। सही हो गया। और अगर मैंने डेल्टा ई इंटरनल निकालना है फॉर सी वी, तो वो मेरे पास हो जाएगा ज़रा इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी हम देखेंगे, तो वो एम सी वी डेल्टा टी के इक्वल होता है। तो सी वी की वैल्यू मेरे पास सी पी है तो सी वी निकल आएगा। वैसे आपको सी पी अगर 7/2 हो तो सी वी ऑटोमेटिकली आपने ऊपर टेबल से देख लिया 5/2R हो जाता है। ठीक है, और एन की वैल्यू वही एन, अब 1 मोल अगर वो कहते हैं तो 1 पुट कर लीजिएगा, तो 5/2R हमारे पास, ये मेरे पास सी वी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से दिस इज सी वी इज इक्वल्स टू 5/2R, ये पुट कर लेंगे। और इसी तरीके से हम फॉर द सेम एन डेल्टा ई इज ग्रेटर फॉर डायटोमिक gases than a monatomic gases because of its additional energy is required for the rotation। ठीक है, वो हम देख लेंगे और हमने स्टेप वाइज चीज़ें निकालेंगे। पहले इंक्रीज इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए हमें टेम्परेचर के लिए पता होना चाहिए। टेम्परेचर के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू Q/7/2 NR। बेसिकली Q इज इक्वल टू 7/2 NR डेल्टा टी होता है ना, तो डेल्टा टी हमें निकालना है। Q हमें, क्योंकि टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं है इस न्यूमेरिकल में, तो हीट पुट की है 1000 joules वाली 7/2 NR की, आर की वैल्यू फिक्स होती है 4.12
वो वाली पुट के वहाँ से हमने टेम्परेचर निकाल लिया। उस टेम्परेचर को देन हमने इस्तेमाल करना है इस इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। और फिर हमने इंटरनल एनर्जी का फार्मूले को और इस वाले फॉर्म डेल्टा टी वाले फार्मूले को, मतलब इसमें ये टेम्परेचर पुट करना है और सी वी यहाँ से पुट करना है। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। और देन हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग द फार्मूला जो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था जब मैंने आपको ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का बताया था। तो ओके क्लास, थैंक यू सो मच। आज हमारा लेक्चर यहीं तक है। तो हमने स्पेसिफिक हीट को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अब फ्राइडे को मैं इसकी असाइनमेंट आपको दे दूँगी। नेक्स्ट हमने करना है, जो टॉपिक है वो है आइडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। ये अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा नेक्स्ट वीक का। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।